रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुलने के बाद बाजार में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली। निफ्टी ऊपरी से करीब 75 अंक फिसला। एचडीएफसी बैंक की कमजोरी ने निफ्टी बैंक को बनाया दबाव, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ने ऊंचाई पर। एक्सेंचर के नतीजों ने आईटी शेयरों में भरा जोश। आईटी इंडेक्स करीब 2.5% ऊपर। इंफोसिस, कोफोर्ज, परसिस्टेंट 3% तक उछले। मास्टेक, हैप्पीएस्ट माइंड, एफएसएल जैसे मिड कैप आईटी शेयर में भी तेजी। बजट से पहले रेलवे शेयरों में तेजी का इंजन। रेलटेल 12% ऊपर। आरवीएनएल, आईआरएफसी, आयरकॉन करीब 5% तक उछले। यूबीएस की पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद मैपमा इंडिया में तूफानी रफ्तार जारी। कल 20% तेजी के बाद आज फिर 10% का उछाल। और दुनिया मना रही है 10वां योग दिवस। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में योग उत्सव। श्रीनगर में प्रधानमंत्री मोदी बोले, तेजी से बढ़ रहा है योग इकोनॉमी, योग विद्या नहीं विज्ञान। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और साथ ही साथ आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब तक कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो जरूर करिएगा, योगा से ही होगा। लेकिन भारतीय बाजार जो कि अभी एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहे हैं, करीब करीब 35-37 अंकों के आसपास की बढ़त मार्केट्स में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 12 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक आज थोड़ा सा प्रेशर बना रहा है एचडीएफसी बैंक के प्रॉफिट टेकिंग के दम पर, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप आज भी खरीदारी के मोड में ही है। करीब करीब 0.5% के आसपास की बढ़त मिड कैप इंडेक्स में और 0.5% के आसपास की बढ़त आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में भी दिखाई पड़ेगी। खास तौर से आज मार्केट्स में एडवांस डिक्लाइन अभी भी एडवांसेस के फेवर में ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग एटलीस्ट निफ्टी बैंक में है, जो कि ओवरऑल बैंक्स के अंदर प्रेशर दे रही है, लेकिन करीब 1300-1350 शेयर तेजी में कामकाज कर रहे हैं और 900-950 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। सरवेन श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। सरवेन जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आपको भी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पहले मार्केट्स में आपका व्यू, क्योंकि बाजार एक रेंज में ही आज कामकाज कर रहा है, लेकिन एक बढ़िया तेजी पिछले 2 दिनों में निफ्टी बैंक दिखा चुका है, क्या करना चाहिए? बहुत बहुत नमस्कार सुमित जी, आपको भी और पूरे सीएनबीसी परिवार को, सारे दर्शकों को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आई थिंक जो आप वो भी चला रहे हैं, जो ग्राफिक्स चला रहे हैं, कुंडलिनी जो है सबको अपनी जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत मुश्किल काम है, बट एटलीस्ट वो एनर्जी तो आपको फील होती है जब आपकी स्पाइन सीधी होती है ना। वैसे तो हम दिन भर बैठे रहते हैं कुर्सियों पे स्लाउच होके, कभी इधर कभी उधर, बट जब आप रियली बैठते हैं आसन में और आपकी स्पाइन जब सीधी होती है तो वो फीलिंग अलग ही होती है। तो मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं और मैं कोशिश करता हूं जहां तक हो सके दिन में एक बार आप आधा एक घंटा उस पोज में बैठने की कोशिश करते हैं। आपकी स्पाइन सीधी रहना बहुत जरूरी है। रीढ़ की हड्डी में सारी जान है। तो मार्केट्स पे क्या कह रहे हो आप सरवेन जी, क्योंकि मार्केट में भी कल निफ्टी बैंक, परसों निफ्टी बैंक 2 दिन परफॉर्म करके गया, अब क्या करना चाहिए इंडेक्स में? देखिए वही बात फिर घूम के रिपीटेशन पे आ जाती है कि भाई रीढ़ की हड्डी बाजार की 2 हैं यहाँ पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। आई थिंक जब तक साथ में नहीं चलते तब तक जो आप स्पाइन स्ट्रेट बोलते हैं वो इंपॉर्टेंस नहीं दिखती है। तो यहाँ तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने नए हाईज रखे हैं। टारगेट्स भी दोनों के आगे, मतलब बैंक निफ्टी का टारगेट हमारा आ गया है, निफ्टी के टारगेट 23,800 24,000 के आसपास की अभी भी मुझे लगता है ऊपर में पेंडिंग रहेंगे। बट अब आप ये भी ध्यान रखिए कि अब जो अपसाइड है वो 200-300 पॉइंट रह गई है या 200-400 पॉइंट रह गई है और बैंक निफ्टी ने पूरा कर लिया है। तो आई थिंक अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रेडिंग बायस के साथ आप चलेंगे कि हाँ रुझान पॉजिटिव है मार्केट का। जैसे हमने बात की कि रुझान भी बाय ऑन डिक्लाइन ही है, बट शॉर्ट टर्म में रिस्क रिवॉर्ड्स अब मैच्योर हो रहे हैं। बैंक निफ्टी ने जैसे हमने बोला टारगेट्स कर लिए, इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि वहां थोड़ी मुनाफा वसूली है बैंक्स में। और निफ्टी के थोड़े बहुत अभी टारगेट्स जो पेंडिंग है, पॉसिबली निफ्टी को कैचअप करने के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सो यहाँ पे आप ट्रेडिंग पोजिशन में रहेंगे लॉन्ग साइड में, बट आप अपने स्टॉप लॉसेस को एग्रेसिवली ट्रेल करके रखेंगे। मुझे लगता है 23,400 23,450 के आसपास अब शॉर्ट टर्म इंट्राडे वाले जो आप 2-4 दिन वाले जो सपोर्ट्स हैं वो बैंक निफ्टी के पहुंचे हुए हैं। तो उन एरियाज पे आप ध्यान रखेंगे। 23,400 के नीचे फिसलेगा तो शॉर्ट टर्म में वीकनेस आएगी। बैंक निफ्टी ने क्योंकि टारगेट्स कर लिए, वहां मुनाफा वसूली चल रही है, तो वहां कोई नया रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहा, तो वहां पे न्यूट्रल स्टांस है। बट ब्रॉडली अब आप यहाँ से थोड़ा अलर्ट रह के ट्रेड करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला सब तरफ टारगेट्स आ गए हैं बहुत। अब इलेक्शन को, ये अब बजट को लेके भी, इलेक्शन वाली चीजें खत्म हो गई, बजट को लेके जो गर्मा गर्मी है वो अभी चालू हो गई है, स्टॉक्स भाग रहे हैं। तो आई थिंक ऐसे यूफोरिया में आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे और स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके चलेंगे बस। तो स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके चलेंगे,
ये आपको राय दी गई है। थोड़ा सा आपको कॉशियस अपना स्टांस रखने की ज़रूरत है, तो वो भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर लेते हैं। कुछ सोशल मीडिया पे सवाल आ रहे हैं, तो पहले उससे शुरुआत करें जरा। संजीव जी का एक सवाल आया है। इनके पास IFCI के 27 रुपए के दाम पर 2000 शेयर है, और इसके अलावा आयरेडा के 1000 शेयर है 175 रुपए के दाम पर। इनके लिए समय कोई दिक्कत नहीं है, और ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया से आपसे सवाल पूछ रहे हैं। सो सर्वेंद्र, क्या करना चाहिए? आयरेडा 175 पर और IFCI 27 रुपए पर, क्या करना चाहिए इन्हें? एससीआई में तो लॉन्ग टर्म डेटा है और बढ़िया जिस तरह के सेटअप्स चल रहे हैं, स्टॉक बढ़िया रिकवरी कर रहा है पीछे से, और कैचअप का गेम जो है यहाँ पे चल रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे भी जैसे मैंने बोला बने रहे हैं, लेकिन स्टॉप लॉस उसको टाइट रखें। मेरे हिसाब से जो अब इनके हिसाब से मुझे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस यहाँ दिखते हैं, जहाँ पे तकरीबन ये अगर आधा मुनाफा बुक करेंगे तो आधा इनका फ्री हो जाएगा। मुझे लगता है इनको 58 रुपए के नीचे कहीं 57-80 पे इनको कहीं एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, जहाँ पे अपनी आधी पोजीशन की प्रॉफिट बांध लेंगे तो आधी पोजीशन इनकी मोटा-मोटी फ्री हो जाएगी IFCI के केस में। और जहाँ तक है ईडा की बात, यहाँ लॉन्ग टर्म देखिए डेटा यहाँ पे जो है वो लिमिटेड है, तो मैं यहाँ लॉन्ग टर्म तो इनको नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि डेटा उतना बड़ा नहीं है। बट थॉट यही है कि भाई इमीडिएट जो पीछे हाई रखा था हमने 214 के आसपास, आई थिंक वो लेवल्स क्रूशल है। 200 210 के आसपास इसको हर्डल्स रहेंगे किन्हीं भी अपटिक्स में, जब तक ये 214 का लेवल डिसाइसिवली नहीं निकालता, नया रिस्क रिवॉर्ड इसमें नहीं निकल रहा है नेक्स्ट 6 से 9 महीने के लिए। तो मुझे लगता है कि जब तक वो नहीं होता तब तक इसमें एक रिस्क है कि 130 140 की तरफ फिसलेगा। तो थोड़ा अलर्ट रहें और ऊपर में थोड़ा मुनाफा बांधने की कोशिश करें 200 के आसपास। ओके, तो थोड़ा सा मुनाफा ऊपर स्तरों पे आप बांध सकते हैं एटलीस्ट आयरेडा में, और IFCI में आधा प्रॉफिट ले लीजिए तो कॉस्ट आपकी निकल जाएगी। बाकी शेयरों के साथ आप बने रह सकते हैं। एक रिमाइंडर और फिर से कि अगर आपका कोई सवाल है तो आज आप सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है, तो आज सोशल मीडिया का दिन होता है। आप सोशल मीडिया पर अपने सवाल भेजिए और सीधे सीधे सर्वेंस से आप बातचीत कर सकते हैं या अपने सवालों पर जवाब ले सकते हैं। अगला सवाल एस्परियल साहब का आया है। इन्होंने कोलकाता से भेजा है। इनके पास डेल्टा कॉप के शेयर हैं 154 रुपए के दाम पर। 3 से 6 महीने का इनका नजरिया है। सर्वेंद्र, डेल्टा कॉप, बहुत सारे वो न्यूज फ्लोज रहते हैं 28% GST और टैक्स वगैरह को लेके, आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए उसी तरह के बिजनेस में भी है, स्पेकुलेशन के बिजनेस में है, और देखिए यहाँ पे भी न्यूज हमेशा ऊपर नीचे रहता है। बहुत हाई बीटा स्टॉक है, आई डोंट नो, लिया है इन्होंने अच्छी बात है, बट बहुत हाई बीटा है। सबके इनके रिस्क प्रोफाइल में है ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने लिया है। हाई रिस्क ट्रेडर हैं ये, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडर है। और देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है, एक अच्छा सेटअप बन रहा है, एक बढ़िया पैटर्न बन रहा है। 158 160 के आसपास नेकलाइंस हैं, आई थिंक उनके नीचे कहीं कंसोलिडेट हो रहा है ये। और 160 के ब्रेकआउट पे पैटर्न बुलिश हो जाएगा और काफी अच्छा एक इसमें ट्रैक्शन ऊपर में आने की संभावना है, जहां इसको 190 200 के टारगेट्स आएंगे। बट वो ट्रेड अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। फिलहाल मोमेंटम अच्छा पकड़ा है, वॉल्यूम्स भी कल बहुत बढ़िया रहे, डिलीवरी भी गई है लास्ट 2-3 दिनों में। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे यहाँ पे, और चाहें तो उसमें एक 128 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस भी रखें यहाँ। 128 के नीचे एक स्टॉप लॉस लेकर आप यहां पर बने रह सकते हैं। सरोज कुमार तिवारी जी एक पटना से सवाल पूछ रहे हैं। इनके पास ऊनो मिंडा के शेयर हैं 50 1111 रुपए के दाम पर, और ITC के शेयर है करीब 200 445 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए सर्वेंद्र ने? देखिए पहला जो स्टॉक ये इनका है, वहां मेरी थॉट ये है कि भाई अभी तो अप ट्रेंड उसमें मिंडा में अच्छा चल रहा है, उन्होंने मिंडा में तो एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर 1000 का आ जाता है, कहीं उसके ऊपर टिके रहना चाहिए। अभी बहुत अर्ली, इसको हम बहुत अर्ली डेज बोलेंगे, अभी जस्ट जस्ट ताजा ताजा ब्रेकआउट है, बहुत अर्ली डेज है, तो ट्रेड में बने रहे फिलहाल। और 1000 के राउंड फिगर पे एक ध्यान रखें कि भाई उसके नीचे अब जाए नहीं, ऐसा एक थोड़ा सा थॉट उसमें रखें शॉर्ट टर्म में। और अगर 1000 के नीचे टिकने लगे तो दोबारा एक बार राय लें यहाँ पे, ऐसा मेरा अभी मानना है फिलहाल। और जहां तक रहे ITC की बात, आई थिंक यहाँ पे देखिए क्वालिटी स्टॉक है, अगर यहाँ पे टाइम देंगे तो पैसे बनेंगे। बट फिलहाल मुझे लगता है कि ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है। रेंज बनेगी इसकी तकरीबन 390 से लेके 450, तो रेंज के बीचों बीच चल रहा है फिलहाल। बट रेंज बाउंड स्टॉक है, 390 के नीचे बहुत ज्यादा नहीं जाएगा ऐसा लगता है, तो उसके नीचे कहीं चाहे तो स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में बने रहें। ओके, विकास कुमार साहब का एक सवाल है। इनके पास इन्फोसिस के 100 शेयर हैं जो 1514 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। ये जानना ही चाहते हैं कि इन्फोसिस में प्रॉफिट ले लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये छोटी अवधि का नजरिया है इनका, लंबी अवधि का नजरिया है, लेकिन अभी क्या करें इसमें? देखिए जो हमको रेगुलरली सुनते हैं सुमित जी, यहाँ पे ये थॉट हमेशा ये रहता है कि देखिए
अगर अब आप यहाँ ढूंढेंगे तो अंडर परफॉर्मेंस विल गेट रिवॉर्डेड पॉसिबली। अगर बाजार यहाँ से चलना है तो जो स्ट्रॉन्ग अच्छी पॉकेट है, जो पॉकेट अच्छी है, मतलब बट थोड़ी अंडर परफॉर्म कर गई आईटी ग्लोबल के साथ, तो आई थिंक यहाँ पे आप डेफिनेटली थोड़ा पैसा आपका बन सकता है। तो यहाँ पे एक पुल बैक तो चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अभी इस बार के मंथली सेटअप्स बन रहे हैं, फिलहाल अभी 8-9 दिन और बाकी हैं, बट जैसे मंथली सेटअप्स बन रहे हैं मुझे लग रहा है अच्छे बन रहे हैं, और यहाँ पे आपको तकरीबन 1650 1700 के लेवल्स भी आते हुए ऊपर में दिखने चाहिए। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें, क्योंकि इनका ट्रेडिंग माइंडसेट है। 1 से 3 महीने ट्रेड में बने रहें, और 1500 के नीचे चाहें या 1480 के नीचे, टू बी ऑन द सेफर साइड 1480 के नीचे एक स्टॉप लॉस बना के रखें। ओके। इन्वेस्टोग्राम साहब के हैंडल से एक सवाल आया है। इन्होंने पूछा है कि जो शेयर डिफेंस और शिप बिल्डिंग में ऑलरेडी बहुत चल चुके हैं, उनमें क्या करना चाहिए? अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो क्या यहाँ पर अभी भी स्टीम है? कोई नाम या कोई 2 स्टॉक जिनको चूज करा जा सकता हो? देखिए, सेक्टोरल कॉल तो अभी कोई इस समय नहीं ले पाएंगे इस पे, क्योंकि ओवरऑल डायनेमिक्स हर स्टॉक के यहाँ पे इंटरनली डिफरेंट है। बट थॉट यही कि सारा स्पेस बहुत काफी मोटा मोटी वो बॉट है, तो नए समीकरण तो यहाँ से नहीं निकलेंगे। मे बी एक 10-15% के करेक्शन अगर आपको मिलते हैं, तो कुछ स्टॉक्स में रिवॉर्ड बेहतर हो सकते हैं उस समय। बट आई थिंक जो केस टू केस बेसिस पे जब इस नाम से पूछेंगे तो बता पाएंगे। बट फिलहाल सेक्टर पे कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, और थॉट यही है कि अगर थोड़ा सा नीचे आए तब लेने के समीकरण बनेंगे। तो अभी नहीं, थोड़ा सा नीचे मिले तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए कॉल बनेगी। तुषार साहब, इनके पास नाल्को की 195 की कॉल है, 2 लॉट करीब करीब 4-4.5 रुपए के दाम पर। ये 6 रुपए का लक्ष्य साध कर चल रहे हैं, कंसीडरिंग कि अब हम उस वीक में चले जाएंगे जहां पर मंथली एक्सपायरी है। आप क्या राय रखते हैं? देखिए, वैसे अगले हफ्ते में तो वैसे भी थोड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि मार्जिन बढ़ने लगते हैं हर दिन। अगर आपका स्ट्राइक एट द मनी है, जो कि इनके केस में इनका स्ट्राइक एट द मनी चल रहा है, तो आई थिंक मार्जिन बढ़ते जाएंगे। वो समीकरण, वो जो शॉर्ट टर्म प्ले आता है, वो कहीं यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल ट्रेंड तो ऊपर चल रहा है, तो आई थिंक अगर चाहें तो कॉस्ट के आसपास या कॉस्ट से एक 100 रुपया नीचे स्टॉप लॉस लगा के अगर चलना चाहें तो नेक्स्ट वीक देख लें। बट इनको ये क्लियर होना चाहिए कि केवल मार्जिन होने चाहिए। हर दिन अब मार्जिन बढ़ते जाएंगे, और ग्रेजुअली 100% मार्जिन हो जाएगा एक्सपायरी वाले दिन तक। तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू इनको मेरे ख्याल से भरना पड़ेगा। सो उस एंगल से अगर खड़े रह सकते हैं तो फिर 100 रुपए नीचे कॉस्ट से स्टॉप लॉस लगा के खड़े रहे। ओके, तो आप 100 रुपए नीचे कॉस्ट से एक स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। एक सवाल करंट अफेयर्स हैंडल से आया है। इनके पास 3894 शेयर है आइडिया के 11 रुपए के दाम पे। मेरे ख्याल से इनको वो एफपीओ के अलॉटमेंट है। सर्वेंद्र, करीब करीब 50% अगेन तो इन्हें हो ही रहा है, ज्यादा कहीं बल्कि। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, आइडिया में अब मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो तकरीबन 18.5 रुपए का, वो यहाँ निकलना जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखें तो फरवरी का महीना और जनवरी का महीना दोनों बार हम वहां जाके रुके थे, तो आई थिंक नए रिस्क रिवॉर्ड तो उसके बाद ही निकलेंगे। अब इनको नीचे के भाव का मिला हुआ है और ये ट्रेड में बने रहना चाहते हैं, तो आई थिंक 1 से 3 महीने और ट्राई कर लें, देख लें कि भाई ये 1850 का लेवल निकल रहा है कि नहीं। अगर 1850 का लेवल निकलेगा तो आई थिंक डेफिनेटली और अच्छे इनके थोड़े पैसे यहाँ बन सकते हैं। तो क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड में है, इट्स नॉट कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट क्योंकि ट्रेड में ऑलरेडी हैं, तो बने रहे 1 से 3 महीने, और कॉस्ट के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर एक स्टॉप लॉस जहाँ जहाँ कंफर्टेबल रखें। 1840 के ब्रेकआउट, 1850 के ब्रेकआउट्स होने जरूरी है नेक्स्ट 1 से 3 महीने में। हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो वैसे भी 1.5-2 महीने में इसमें से निकलना, 3 महीने में निकलने जैसा, प्रॉफिट बुक करने जैसा बन जाएगा। एक सवाल स्वप्निल जी ने पूछा है, क्या रिलायंस पावर 50 टच करेगा 1 साल में? ये इनका सवाल है। देखिए, बहुत ज्यादा इस पे स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है। बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, तो लिस्ट में अभी तक उतना एग्रेसिवली कहीं आता नहीं है कि जहां मैं इस पे कोई बड़ा ट्रेड लूं। बट 50 का भाव 1 साल में होगा नहीं, वो कहना थोड़ा मुश्किल है। बट यस, अगर थोड़ा लंबी अवधि के लिए 24 महीना प्लस के हिसाब से एंगल से पूछेंगे तो यस, उस समय आपको एक 50 रुपए तक के लेवल्स निकलते हुए आ सकते हैं पॉसिबली। बट बहुत मेरी कोई कन्विंसिंग यहाँ पे ओपिनियन नहीं। इसके अलावा एक सनी जैन साहब का सवाल है। इनके पास मॉस्चिप के शेयर हैं, 60 शेयर हैं 207 रुपए के दाम पर। इन्हें क्या करना चाहिए? मॉस्चिप हाल फिलहाल में काफी चला भी है। सरविंद सर, क्या करें यहाँ पर? देखिए, बहुत थिनली ट्रेडेड और बहुत हाई बीटा तरह के स्टॉक्स रहते हैं ये। आई थिंक मेरा यहाँ पे थॉट यही रहेगा कि भाई जब तक अप ट्रेंड अभी फिलहाल चल रही है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर लें। कोई बहुत ज्यादा क्लियर यहाँ पे टारगेट्स तो नहीं निकल के आ रहे हैं मेरे, बट आई थिंक इस समय अगर इनको मैं देखूं तो मुझे 270
265 के रेंज में सपोर्ट दिख रहे हैं, उसके नीचे कहीं अगर एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो रख ले मेरे हिसाब से। ओके। इसके अलावा सनी मेघानी साहब का सवाल है उज्जैन से। इनके पास पिरामल फार्मा नहीं, इनके पास वेस्ट लाइफ इंडिया के 67 शेयर हैं 881 रुपए के दाम पर। और पीपीएल फार्मा मेरे ख्याल से पिरामल फार्मा ही होना चाहिए। एनीवेज, लेकिन आप वेस्ट लाइफ के शेयर बता दीजिए। वेस्ट लाइफ इन्होंने 67 रुपए के दाम पे खरीद रखे हैं, 67 शेयर है 821 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए इनको यहाँ पे फिर अवधि थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। अगर अवधि इनके पास अच्छी है तो आई थिंक डेफिनेटली 1000 प्लस के टारगेट्स यहाँ पे देख सकते हैं। अगर 9-12 महीने प्लस का ध्यान है तो आई थिंक 1000 प्लस 1100 तक के भी लेवल्स यहाँ पे ऊपर में आएंगे। बट एक लो बीटा स्टॉक है और थोड़ा इसको पेशेंस से उनको होल्ड करना पड़ेगा। तो अगर उतना इनके पास 9-12 महीने का टाइम है तो फिर ट्रेड में बने रहें। 700 रुपए के नीचे कहीं एक स्टॉप लॉस भी लगाएं 680 के आसपास, और ऊपर में 1000-1100 के टारगेट्स के एक्सपेक्टेशन ये लेके चल सकते हैं 12 मंथ के अराउंड अगर होराइजन है तो। इसके अलावा एक इन्हीं का दूसरा सवाल था, पिरामल फार्मा ही है। पिरामल फार्मा 156 रुपए पर 500 शेयर उन्होंने ले रखे हैं, यहां क्या करें? देखिए काफी चला हुआ है नीचे से, मुझे लग रहा है फिलहाल ये ट्रेंड तो उसका मैच्योर लग रहा है। तो एक मेरे हिसाब से तो एक थोड़ा साइडवेज ट्रेंड पॉजिटिव है, सेटअप्स पॉजिटिव है, बट मुझे लगता है कि 120 से लेके 160 की एक रेंज यहाँ बनी रहेगी नेक्स्ट 3 से 6 महीना, जिसका पॉसिबली ब्रेकआउट ऊपर की साइड होगा। तो अगर जैसे भी मैंने पहले बोला 9-12 महीने का अगर इनके पास टाइम है तो फिर ट्रेड में बने रहें, और कहीं 120 रुपए के नीचे इनको एक स्टॉप लॉस भी लेके चलना चाहिए। सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी के पास एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर हैं आईपीओ से 247 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी की है। हाल में ही इसका आईपीओ आया था, तो बहुत ज्यादा शायद चार्ट आपके पास अवेलेबल ना भी हो। आप क्या जी राय रखते हैं इस पर? नहीं, एकदम एकदम फ्रेश सेटअप्स है यहाँ पे, और एकदम बहुत कम मुझे लग रहा है डेटा है। खाली एक रेंज बड़ी सी बनी हुई है 200 से लेके तकरीबन 140 तक की रेंज ही है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता या ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक नया कुछ नहीं निकलेगा। तो मैं पास करना चाहूंगा इसको। ओके। नीरज जी के पास जीएनएफसी 730 की पुट है जो 9 रुपए पर इन्होंने बेच रखी है, और शायद 700 की पुट भी इन्होंने खरीद रखी है 4 रुपए के दाम पे। क्या करना चाहिए? इन्होंने 730 की पुट जीएनएफसी की बेची है और 700 की पुट खरीद रखी है, एक 9 रुपए पर, एक 4 रुपए पर। क्या करना चाहिए इन्हें दोनों ही सिचुएशन में? नहीं, दोनों ही आई थिंक कुछ ये इन्होंने कुछ इसमें स्प्रेड बिठाया हुआ है, तो आई थिंक उसके लिए तो ये ज्यादा जानकार होंगे। स्प्रेड ट्रेडिंग तो मैं उतनी रिकमेंड करता नहीं। डायरेक्शनल होता तो मैं थोड़ा बताता, बट स्प्रेड ट्रेडिंग तो आई थिंक इनके ऊपर छोड़ूंगा मैं, ये क्या करना चाहते हैं इसके साथ। चलिए, हरकेश शर्मा जी के पास बीपीसीएल के 200 शेयर हैं 630 रुपए के दाम पर। छोटी अवधि का इनका नजरिया है, अभी 315 है आफ्टर बोनस एडजस्टमेंट। ऑब्वियसली आज 1:1 का बोनस हुआ है, तो इनकी खरीदारी के दाम पर ही है। ऑलमोस्ट इनकी कॉस्ट 315 के आसपास है। क्या करें ये? देखिए हमने सुमित जी पहले भी चर्चा की इस पे कि भाई क्रूड पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है, और वहां से 72 रुपए से $72 72-73 के लेवल से वापस अभी 82-83 चल भी रहा है WTI। तो थॉट यही है कि भाई क्रूड अभी हमें लगता है 90-95 जाएगा, WTI ब्रेंट जाएगा तकरीबन 100 तक, और इवेंचुअली अगर ब्रेकआउट हुए तो देखेंगे 2-2.5 साल से तो सेटअप्स बन रहे हैं। तो मेरी तो राय रहेगी कि थोड़े स्टॉक्स प्रेशर में रखते हैं, कॉस्ट के आसपास है, उछालों में मेरे हिसाब से निकलने की कोशिश करें। ऐसी मेरी फिलहाल राय रहेगी, क्योंकि इनका ट्रेडिंग माइंडसेट है। अगर अगर थोड़ा लंबी अवधि के होते तो फिर मैं बोलता कि 10-15% का ड्रॉडाउन पॉसिबल है, बट इवेंचुअली अपसाइड में नए टारगेट्स आएंगे। सो 12 महीने प्लस का अगर होराइजन है तो बने रहें। 15 से 20% का ड्रॉडाउन झेलना है तो झेल सकते हैं, तो फिर बने रहें। अन्यथा उछालों में निकल जाएं और फिर दोबारा नीचे लेने की कोशिश करें। स्टॉक अच्छा है, बट टाइमिंग गलत है। स्टॉक अच्छा है लेकिन टाइमिंग थोड़ी सी गलत है। सलिल कुमार साहब का सवाल है कि इनके पास अनंत राज के शेयर हैं 2015 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। लंबी अवधि के निवेशक हैं वैसे तो, लेकिन इनका मानना है कि एक अब शायद शेयर का टॉप बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या करना चाहिए? बढ़िया पैसा बना रहे हैं ऑलरेडी। नहीं, इतना बढ़िया पैसा बनाने के बाद इनको किसी और से राय लेने की क्या जरूरत है। आई थिंक खुद अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करें, और देखिए इस तरह के स्टॉक जब चलते हैं तो चलते हैं, बाद में निकलते वक्त निकलने नहीं मिलता है। मतलब जिस दिन अटकेगा उसके बाद अटक जाएंगे। मतलब कई बार
निकलने नहीं मिलेगा और इनके भाव से सोचेंगे कि मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाऊं, लेकिन कई बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं होते, क्योंकि कैश के आइटम्स में क्या होता है, जब गिरना शुरू करता है तो करता है। तो मेरी तो राय रहेगी कि भाई मुनाफा बांध लें और 1/5 भी बेच, मतलब थोड़ा भी बेचेंगे तो सब कुछ फ्री हो जाएगा इनका। तो आई थिंक ये इनके ऊपर छोड़ता हूँ। बट ये मुझसे यही पूछना चाह रहे थे शायद कि मुनाफा बांधे तो बिल्कुल बांधे, जब इनका मन किया है तो मुनाफा बांधे। आधा एटलीस्ट, सर या आप ही ने कॉल ली थी। आधा मुनाफा तो बांधे कम से कम। जी, तो सलिल जी अपने ही वर्चू से, अपने ही दिमाग से, अपनी बुद्धि विवेक से आपने कॉल ली है, अपने बुद्धि विवेक से आप इसका प्रॉफिट भी ले लीजिए, क्योंकि आपने बढ़िया पैसा बनाया है और पेपर पे बने करोड़पति करोड़पति एक्चुअल में नहीं होते हैं। सो एक्चुअल में आप पैसा बना रहे हैं और आप पेपर पे प्रॉफिट ले रहे हैं, तो आप एक्चुअल में पे उसको कन्वर्ट कर लीजिए, थोड़ा सा एटलीस्ट कर लीजिए, अपनी कैपिटल तो निकाल ही लीजिए। बाकी अब आगे बढ़ते हैं और रोहित जी का सवाल है। इनके पास मारुति के 12,700 की कॉल है जून की, 70 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए सर्वेंद्र ने? नहीं, आई थिंक अब इतने लास्ट के दिनों में इतना पुल बैक कर पाना मुश्किल है। आई थिंक इन द मनी तो नहीं हो पाएंगे। अब ऑलरेडी काफी लॉसेस उनको हो रहे होंगे अगर वो कॉल लेके बैठे हैं। तो आई थिंक मेरी मेरी तो राय रहेगी कि मेरी राय तो रहेगी निकलने के लिए, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू में भी पैसे तो जीरो होने वाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट 4-5 दिन में इतना भाग पाएगा ऐसा लग नहीं रहा। 12,700 का स्ट्राइक बोला ना आपने? जी, सुमित जी आए। ओके। तो निधि जी का एक और सवाल आया है। इनके पास एमजीएल के 52 शेयर हैं 851 पर और आईजीएल के 111 शेयर हैं 430 रुपए के दाम पर। ये दोनों को 1.5 साल से होल्ड कर रही हैं। तो सर्वेंद्र आपसे ये राय लेना चाह रहे हैं कि आईजीएल और एमजीएल इन दोनों में क्या करें? नहीं, इनके इनके प्राइस थोड़े से वॉइस ड्रॉप हो गई दोनों के। इनके खरीदी के प्राइस क्या है? एमजीएल 851 और आईजीएल 430। नहीं, फिर से एमजीएल का रह गया। आईजीएल का समझ में आ गया। इनका एमजीएल भाव 851, 850 रुपए, 851। 850 रुपए एमजीएल और जी, 450 करीब आईजीएल। तो मेरे हिसाब से देखिए, एमजीएल में तो मैं इनको, इनकी राय, मेरी राय रहेगी कि अगर आधा मुनाफा बांध लेंगे तो आधा इनका फ्री हो जाएगा स्टॉक। और कारण मैं बता देता हूँ कि स्टॉक अब जो है काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आया हुआ है। लास्ट 4-5 महीनों से सप्लाई चल रहा है और बहुत ज्यादा, जैसे मैंने देखा कि बहुत ज्यादा 1500 के ऊपर जा नहीं पा रहा है, 1580 के ऊपर बहुत ज्यादा जा नहीं पा रहा है। तो मेरी राय रहेगी कि यहाँ थोड़ा आधा मुनाफा बांधें, आधा फ्री हो जाएगा। आईजीएल में भी ऑलमोस्ट यही राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे लग रहा है थोड़ा अटका सा हुआ है। बट एक रिटेस्ट इसमें 380 का बाकी है, ऐसा मेरा मानना है पैटर्न वाइज। तो अगर एक बार बेच के नीचे में लेने को मिलता है इनको, तो मेरे ख्याल से इनके अच्छे पैसे बन जाएंगे। बाकी अगर चाहें तो आईजीएल में ब्रेकआउट का वेट कर लें। अगर अगर 500 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट हो गया तो आईजीएल में थोड़े अच्छे टारगेट्स ऊपर में आ सकते हैं। तो 1 से 3 महीना चाहें तो वेट कर लें, अन्यथा ट्रेड करना चाहें तो ट्रेड करके नीचे में दोबारा लेने की कोशिश करें आईजीएल को। तो आईजीएल और एमजीएल पे आपने राय सुनी। बहुत सारे सवाल थे लेकिन समय का अभाव है। सर्वेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है तो योगा से ही होगा, ये भी हमारी भी खास पेशकश है। 12:30 बजे आज आप जरूर देखिएगा। आशीष इसमें कुछ अनोखा तड़का लेकर आएंगे, लेकिन खास पेशकश हमारी योगा से ही होगा। एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1।